ऊपर सबसे पहली चीज पढ़ते हैं और मजे से पढ़ेंगे, दिल खुश होकर पढ़ेंगे। देखो मेरी बात समझो, जो ईरानी थे इन्होंने ही यूनानियों को, यूनानी मतलब सिकंदर को, भारत के अपार धन के लालच के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि भारत एक सोने की चिड़िया है, भारत में बहुत सारा पैसा है, तुम भी जाके बेटा आक्रमण करो, हम भी जाके बेटा आक्रमण करते हैं। लेकिन ऐसा बाद में, अभी नहीं, बाद में। लेकिन बताया ईरानियों ने ही। समझ गए ना? एक छोटी सी बात समझो, ईरान में जो छोटी रियासतें थी, छोटी रियासत एवं गणराज्य, ये धीरे धीरे मगध में मिल गए, धीरे धीरे मगध राज्य में मिल गए। और एक विशाल, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पहले तुमसे कहा था, तुम लोग अपने स्टाइल से लिख लेना, अपने स्टाइल से चीतापोती कर लेना, ठीक है? ये छोटी छोटी रियासतें मिलकर ही कहां पे? उत्तर पूर्व भारत में। समझ गए? ईरान और ममलूकियों का आक्रमण कि उत्तर पूर्व भारत में जो छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे गणराज्य थे, उन्होंने धीरे धीरे वह मगध साम्राज्य में मिल गए और एक बड़ा साम्राज्य विस्तार हो गया था। मगध साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था और एक विशाल साम्राज्य का विस्तार हुआ, विशाल साम्राज्य का विस्तार हो गया। समझ गए? अब बात करते हैं कि उत्तर पूर्व भारत था कौन और इसमें कौन कौन से छोटे छोटे राज्य थे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। ठीक, तुम लोग अपने स्टाइल से चीतापोती कर लेना, मेरी चीतापोती काफी दिनों से खराब हो गई थी। समझ गए ना? अब तुम लोग को बताएंगे, सही से पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है कतई। समझ गए ना दोस्त? तो उत्तर पूर्व भारत में ये गणराज्य थे। अब इसी की जगह जो दूसरी जगह रियासतें फैल रही थी वो था उत्तर पश्चिम भारत। कौन सी थी लाल? उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत जिसमें कंबोज, गांधार, मद्रास जैसे राज्य थे। ये आपस में ही एक दूसरे से लड़े मरे कटे जा रहे थे, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। इन लोगों, इन राज्यों के पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम एक छोटे छोटे राज्य हैं, हम लोग आपस में मिलकर मगध के जैसा एक बड़ा साम्राज्य विस्तार कर सके। नहीं थी, सबके पास बुद्धि नहीं होती है ना, तो ये लोग आपस में ही लड़े मरे जा रहे थे। समझ गए? ये उत्तर पश्चिम भारत के हैं। इसमें और भी राज्य आते थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक, हिमाचल प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गए, इधर के जो राज्य हो गए, ठीक, जम्मू कश्मीर हो गए। तो ये आपस में लड़ रहे थे। इसका फायदा उठाने के लिए, अब भाई ये तो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हो गए, ये तो आपस में मिल गए थे, इन्होंने मगध एक बड़ा साम्राज्य बना लिया, छोटी छोटी रियासतें मिल गई। जैसे हम छोटे छोटे दोस्त हैं, इन बौने बौने दोस्त हैं, लेकिन अगर बात करो कि एक बौना दोस्त हमसे आके जीत ले तो नहीं। लेकिन अगर वो छोटे छोटे दोस्त, या मान लो जो मुट्ठी होती जो बंद कर लें, तो ये 10 लोग की जब टीम बन जाती है तो वो एक गैंग कहलाने लगता है कि 10-12 लोग की टीम है भाई, गैंग कहलाएगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही इन्होंने अपना एक बड़ा सा गैंग बना लिया जो भारत के लिए एक सर्वोपरि था, एक बड़ा साम्राज्य हो गया। ये आपस में लड़े जा रहे थे। इसी का फायदा
जब बैठे ऊपर जो भाई साहब के लोग थे, यानी कि इसके जो राजा था, कौन था? डायरियस। इसने देखा कि यार ये राज्य तो आपस में ही लड़ा जा रहा है, ई पर कब्जा करना पड़ी। बोले ई पे कब्जा करना पड़ी क्योंकि ये आपस में ही लड़ा जा रहा है। अच्छा, ईरान के आर्मेनिया के जो शासक थे, ईरान के आर्मेनिया के जो शासक थे, हम यहां पे लिख दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना। ईरान के आर्मेनिया के जो शासक थे, उन्होंने मगध साम्राज्य के राजाओं की तरह सोचना चालू किया, उन्हीं की तरह अपने साम्राज्य का विस्तार आगे बढ़ाया। ईरान के आर्मेनिया के शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार, अपने साम्राज्य, ब्लू से लिख रहे हैं, साम्राज्य का जो विस्तार था वो मगध साम्राज्य के राजाओं की तरह बढ़ाया। मगध, अरे लल्लू लाला, मगध साम्राज्य के शासकों की तरह आगे बढ़ाया। वेस्टर्न निकाल लें, एक मिनट तुम देखो। मगध साम्राज्य के राजाओं की तरह आगे बढ़ाया। उसी में जो ईरान के साम्राज्य का जो राजा था डायरियस ने इन लोगों के मतभेदों का लाभ उठाया और सही समय आने पर यहाँ पर आक्रमण कर दिया, उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण कर दिया। किसने करा? इन भाई साहब ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो सिंध, नीचे की अंडरलाइन तुम लिख लेना, हम जी मिटा दे रहे हैं, ठीक। जब आक्रमण कर दिया, लल्लूलाल ध्यान से पढ़िए हो, समझ गए? जब आक्रमण कर दिया तो सिंध, पंजाब एवं सिंधु पर कब्जा कर लिया इनने। अब जब कब्जा हो गया, रहा भारत के ही पास, कब्जा हो गया ईरानियों का, ठीक। मतभेदों का लाभ उठाया ना, टुकड़ों टुकड़ों में चल रहे थे, तो मतभेदों का लाभ उठा लिया, तो इस पे जो है कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया डायरियस ने, तो इन्होंने एक रणनीति अपनाई कि क्यों ना यूनानियों से लड़ने के लिए हम भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करें। बोले वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, कमाल कर दिया पंडित जी आपने तो, जे सही है। तो इसका जो उत्तराधिकारी था, यानी कि डायरियस का जो उत्तराधिकारी था, ज्यूरेक्सेस, इसने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया, ईरानी सेना में शामिल किया। लिख दे रहे, भारतीयों को अपनी सेना में, अरे तुम लोग लिख लेना, हमारी तो कमर अकड़ गई भाई साहब, अरे हाँ। तो भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया, क्यों? यूनानियों से आगे चल के युद्ध लड़ने के लिए, समझ गए? यूनानियों से आगे चल के युद्ध लड़ने के लिए सेना में शामिल किया। इतनी बात मेरे ख्याल से तुम लोगों की अक्ल में आ गई होगी कि ईरानी मधुबनियों का आक्रमण कैसे हुआ। सबसे पहले जो उत्तर पूर्वी भारत की छोटी छोटी रियासतें थी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन्होंने धीरे धीरे ये मगध साम्राज्य में मिल गई जाके, ठीक। छोटी छोटी रियासतें और गणराज्य मगध साम्राज्य मिल गई उत्तर पूर्वी भारत की। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की जो रियासतें थी, कंबोज, गांधार, मद्रास, ये आपस में संघर्ष करने लगे। इन लोगों का फायदा उठा के
ईरान के जो राजा थे डायरियस, ठीक, उन्होंने इसका फायदा उठा के इस पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, उसके बाद उन्होंने सिंध पंजाब सिंधु पर कब्जा कर लिया। समझ गए? कब्जा करने के बाद इन्होंने डायरियस का जो उत्तराधिकारी था जेरेक्सियस, इसने भारतीयों को ही अपनी सेना में शामिल किया। ठीक, ये हम तुम्हें एक छोटी सी लाइन बता रहे हैं, बहुत बड़ा विस्तार अलग है, बहुत बड़ी कहानी अलग है, हम तुम्हें छोटी सी बता रहे हैं ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम लोग के काम में आए। समझ गए? ठीक। कहा जाता है जब इन्होंने हमला किया था तो वो 516 ईसा पूर्व में किया था। ठीक, इतनी बात याद रखना। अब ईरान और भारत की जो संधि थी वो लल्लूलाल 200 वर्षों तक चली। इसमें जो हमारा व्यापार और वाणिज्य का आदान प्रदान हुआ, भारत को प्रॉफिट मिला, उनको भी प्रॉफिट मिला। ठीक, जो ईरानी लोग भारत में लिपि लेके आए थे, क्या लेके आए थे? लिपि। इतना चितापोती तुम लोग कर चुके होगे, हम इसको रफ कर दे रहे हैं, वरना हम लिखी का है तो भाई सारा बोर्ड तुम लोग को दे देंगे तो हम कहाँ दें। समझ गए? तो जो सक्सेस हो गया, अधिकारी हो गया। हाँ, तो ईरानी लोग, इनकी हम ऐसे लिख दे रहे तुम लोग के लिए हिंदी भाषा में, भारत और ईरान संधि 200 वर्षों तक चली। ठीक, जो लिपि लेके आए ईरानी, जो लिपि लेके आए उसे खरोष्टीय लिपि कहा गया। उसे खरोष्टीय लिपि कहा गया। समझ गए? इसी खरोष्टीय लिपि के जो अभिलेख थे, जो शिलालेख थे, वो अशोक के काल में भी देखने को मिले। अब खरोष्टीय लिपि होती कैसे? देखो, हम आपको लिख के कैसे दिखा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर, और जो खरोष्टीय लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर चलती थी। ठीक, इतनी बात तुम लोग की मेरे ख्याल से कान में घुस गई होगी। ठीक है लल्लूलाल, आगे कहानी देखो। अशोक के जो शिलालेख थे, यानी कि अशोक की जो लिखित वाणिज्य थी, वो इसी लिपि में मिली। ठीक, अशोक की लिखित सामग्री, लिखित सामग्री इसी लिपि में मिली, इसी लिपि में मिली। समझ गए? अशोक की लिपि इसी लिपि में मिली। कहा जाता है मौर्य साम्राज्य के काल तक ईरानी सिक्के तो भारत में चले ही थे, ये भी लिख लेना। ईरानी सिक्के, मौर्य साम्राज्य के काल तक ईरानी सिक्के के जो वो थे, साक्ष्य थे, वो मिले। ठीक, और मौर्य साम्राज्य तक, मौर्य साम्राज्य का जब काल चालू हुआ था, इसके बाद मौर्यों ने उत्पत्ति की थी, पहले सिकंदर आए थे, सिकंदर के बाद, तो मौर्यों के काल तक, मौर्य के काल तक इनके सिक्के के साक्ष्य मिले, इनके सिक्कों के साक्ष्य मिले, सिक्कों के साक्ष्य मिले। बहुत छोटी सी लाइन तुम लोग को बताई हमने, इन लोग के सिक्कों के साक्ष्य मिले। समझ गए? इन लोग के सिक्कों के साक्ष्य मिले मौर्य काल के सम्राट तक की। इतना बड़ा ऐसे करके विस्तार हुआ। आगे चलकर, कहां चलकर? आगे चलकर जब ईरानियों से संधि टूटी, तब इन्होंने यूनानियों को भारत के अपार धन के बारे में बताया, और वहीं से अलेक्जेंडर, जिसे हम लोग कहते हैं सिकंदर, उसने भारत का रास्ता अपनाया और भारत की ओर आक्रमण करने के लिए प्रवेश करने लगा। एक छोटी सी लाइन में हमने तुम लोग को समझाया है। मेरे ख्याल से इतनी बात तुम लोग की समझ में आ गई होगी। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बढ़ाएंगे,
इतना समझ लो, अगली क्लास में अब तुम लोग को बताएंगे सिकंदर का आक्रमण भारत में कैसे हुआ और सिकंदर कौन से रास्ते से भारत आया था। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, जीवन आपका बढ़िया बना देंगे और अपना भी जीवन बढ़िया बना देंगे। समझ गए ना दोस्त? तो हमारे संग जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।